हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, एनएमआर है। तो एनएमआर है, तो एनएमआर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आ रही है, जैसा कि इसका वर्ड है, ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड है, तो मतलब एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो इससे पहले यानी कि, तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो देखते हैं कि वो किस तरीके से पता है। देखो कि किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझते हैं हम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम हम एटम के स्ट्रक्चर के साथ स्पेंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं अपनी सारी जो प्रोसेस है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो सबसे पहले मतलब कहाँ से, इसकी अगर हिस्ट्री के पीछे अगर भागे थोड़ा सा देखें कि कब क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो सबसे पहला जो यहाँ पे जो एक चीज़ आई थी वो सबसे पहले एटम के बारे में बताया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम है ना वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है। इसके अकॉर्डिंग आज भी हम यही एटम की यही डेफिनेशन देते हैं, बट अब तो हमें पता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो भी आगे किसी का कंपोजिशन होते हैं, वो भी हम आगे कहीं ना कहीं हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसका कंपोजिशन है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर था या फिर एलिमेंट था, वो क्या था, डाल्टन था स्टार्टिंग में। तो इस चलो ठीक है, एक्सेप्ट किया गया इसे, पर इस चीज़ को जो एटम के बारे में बता दिया, बट क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं हुई, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो करंट फ्लो होता है, उसकी किसी भी टाइप की एक्सप्लेनेशन है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में नहीं थी। तो फिर इसके बाद अपना आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या था कि इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इन्होंने किसके बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जो सबसे पहला जो एटम, यहाँ तक तो ये था कि एटम वो सबसे छोटा होता है, पर जो एटम का एक जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, वो बताया था थॉमसन ने। यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये जो वाटरमेलन टाइप का जो अरेंजमेंट होता है कि जो एक एटम है वो एक बहुत बड़ा क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है, बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी जो कमी थी वो क्या थी, जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसकी किसी प्रकार की कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ से नहीं थी। फिर इसके बाद जो हमें मिला वो मिला कौन सा, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने किन दो चीज़ों के बारे में बताया था, जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन नाम है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स को, बट जो उसको नाम है प्रोटॉन वो 1917 में जाके रदरफोर्ड ने दिया था। उससे पहले जो अपना मॉडल है वो दे चुके थे। जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ये क्या कहता है कि जो सारा का सारा जो मास होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम। वो मैटर का, एटम का जो सेंटर है वहाँ पे प्रेजेंट होता है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसकी भी कमी आपको पता है, ये दो चीज़ें सबसे मेन कमी इसकी क्या थी, ये थी
हाँ, जो यहाँ से जो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो सबसे पहले न्यूक्लियस आया था वो यहीं से आया था, सेंटर पे होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इस पॉजिटिवली चार्ज जो सेंटर वाला पार्ट है वो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये सबसे पहले अपना यहाँ से न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो इसकी कमी थी वो क्या थी, बोहर जो हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रा है, नो एक्सप्लेनेशन, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ये था। फिर इसके बाद जैसे क्वांटम, इसी टाइम में जब रदरफोर्ड ने ये मॉडल ऑफ एटम दिया था, उसी टाइम जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो इन पिक्चर में आने लग गई थी। जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो सारी चीज़ें हैं वो डिस्क्राइब होने लगी थी। तो 19 से लेके 1930 और 1940 का जो टाइम था वो साइंस के अंदर एक गोल्डन एरा माना जाता। वहाँ पे इतनी सारी रिसर्च, मतलब इतने नए नए फंडे, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, प्लैंक जो डुअल नेचर है, डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी एरा के अंदर आई थी। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च है वो उस टाइम चल रही थी। तो उस क्वांटम थ्योरी का जो यहाँ पे दिया गया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी गई थी, उसके बेस पे जो पोस्टुलेट्स मानते हुए जो बोहर ने जो मॉडल ऑफ एटम दिया था, वो जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है वो, उसमें क्या था, स्टेबिलिटी की बात थी। तो इन्होंने क्या माना था, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, और जो इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, फिक्स्ड एनर्जीज होती है और क्वांटाइज होती है। ये नहीं कि मतलब कोई भी रैंडम एनर्जी होती है, एक पर्टिकुलर एनर्जीज होती है, वो भी फॉर्मूला इन्होंने दिया था। तो ये बहुत मॉडल ऑफ एटम था। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, सो इसकी भी कमियां थी। ये हायर जो हैवी एटम्स होते हैं उनके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये सारी चीज़ें। जीमैन इफेक्ट है, तो इसकी जो मेन कमी थी वो क्या थी, स्टार्क इफेक्ट, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। जीमैन इफेक्ट है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और हैवियर एटम्स के बारे में मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पे, ये था सब कुछ बोहर मॉडल। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई थी कि जो एटम्स होता है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम होता है उसमें जो सेंट्रल जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर, जिसके कारण ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिटल्स के अंदर, जो सेल्स के अंदर है, वो रिवॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ तक थी अपने पास, ये थी यहाँ तक। चलो सब ठीक था। अभी भी जो पिक्चर से जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मिस है, न्यूट्रॉन। ये इस मॉडल तक न्यूट्रॉन डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो तंग है वो किया था न्यूट्रॉन ने। बहुत सारी डिफरेंट हाइपोथेसिस है वो दी गई न्यूट्रॉन से पहले। हम थोड़ी बात करते हैं किसके बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है वो कैसी हुई। बोहर मॉडल ऑफ एटम तक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस है, उसके बारे में कुछ आइडिया लगा, बट अभी भी जो यहाँ से चीज़ मिस है वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ने काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ चली, मतलब लगभग 20-30 साल तक ये जो न्यूट्रॉन वाला जो केस है वो चलता रहा। फिर आगे जाके चैडविक ने जाके न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। तो हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है वो वहाँ से किस तरीके से हुई थी। तो हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं अभी, फिर हम अपने जो NMR के ऊपर है वो आएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं कहाँ से ये सारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है,
वो स्टार्ट होता है 1869 से, जहाँ से जो मेंडलीफ है उन्होंने क्या किया था, जो सबसे पहले इन्होंने मेंडलीफ ने क्या चीज़ की थी कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। इन्होंने मतलब क्लेम किया था कि पीरियोडिक टेबल बनाने का ही मतलब इन्होंने बोला था ही हैज़ अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट है। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने मतलब फोकस किया था कि क्योंकि मैंने बना लिया कि एटम्स को अरेंज कर लिया है बेस्ड अपॉन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इन्होंने ये चीज़ की थी कि हाँ मैंने ये चीज़ बना ली है, कि दावा किया था इन्होंने कि पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल है वो बना ली थी, बट एक्सेप्टेबल नहीं थी। काफ़ी कुछ मिसकंसेप्ट थे इसके अंदर। जैसे सबसे पहले जो टेलोरियम और आयोडीन का जो कंसेप्ट था इनके अंदर, जो इसका आयोडीन का एटॉमिक वेट इतना और इसका एटॉमिक वेट, तो इसे आयोडीन से पहले रखा गया। फिर उन एलिमेंट्स की बात जो जैसे आर्गन और पोटेशियम है, इनके जो एटॉमिक वेट हैं वो सेम है, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। तो ये चीज़ थी। तो ये यहाँ पे काफ़ी कुछ था जहाँ से ये सही तरीके से अरेंज नहीं, तो मतलब क्वाइट अनएक्सेप्टेबल था, काफ़ी क्वेश्चंस राइज थे। इसके बाद जब रदरफोर्ड और बोहर मॉडल आ गया था, तो तब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वांडेनब्रुक। इन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड और जो बोहर मॉडल आया था इसके बाद में इन्होंने ये बात कही थी कि जो न्यूक्लियस होता है, जो चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो कि किसके बराबर होता है, एग्जैक्टली द नंबर ऑफ प्लेस ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे ये सबसे पहले इन्होंने बताया था। अब इस चीज़ के बाद, हाँ, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक चीज़ आती है, एक कंसेप्ट आता है प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट निकल के आता है। यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन का। तो ये कहाँ से निकल के आता है, कब निकल के आता है, ये कंसेप्ट निकल के आता है जब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिस्कवरी होती है। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये कहाँ से निकल के आता है, ये कंसेप्ट भी काफ़ी चला। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो प्लस 2 के ऊपर चार्ज होता है, वो 4 टाइम्स हैवी होते हैं हाइड्रोजन एटम से। तो ये चीज़ थी। तो जब रदरफोर्ड मॉडल आया तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो चार्ज होता है ना एटम्स के न्यूक्लियस के ऊपर, जो चार्ज होता है वो जेड की यूनिट्स में रिप्रेजेंट करने लग गए। तो उसी टाइम एक बहुत ही अच्छा हाइपोथेसिस दिया गया था, प्राउड्स हाइपोथेसिस। तो इस प्राउड्स हाइपोथेसिस में क्या कहते हैं कि प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो प्राउड्स हाइपोथेसिस ये कहता है जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस से मिलके बने होते हैं। जो हैवियर एलिमेंट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। जो मतलब जो हैवियर एटम्स हो गए, जैसे हीलियम हो गया, हीलियम के बाद आगे कुछ जो हैवियर एटम्स है वो क्या चीज़ है, वो कॉम्बिनेशन है किसके,
हाइड्रोजन न्यूक्लियस के। तो चलो इस कंसेप्ट को ठीक मानते हुए, प्राउड्स हाइपोथेसिस तब तक न्यूट्रॉन नहीं था इन पिक्चर में, तो इस चीज़ को सही मानते हुए यदि ये हाइपोथेसिस यदि अपना सही माना जाता है, यदि ये प्राउड्स हाइपोथेसिस सही माना जाता है, तो एक चीज़ और होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है कि मान लो जैसे अल्फा पार्टिकल है, हीलियम एटम है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 चार्ज है और इसका जो मास है वो कितना है, 4 टाइम्स है हाइड्रोजन का। 4 टाइम्स हाइड्रोजन का मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन होने चाहिए, 4 प्रोटॉन होने चाहिए। ठीक है, यही मान लेते हैं 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, ऐसी चीज़ प्रोटॉन ही मान लेते हैं। अभी प्रोटॉन डिस्कवर नहीं, प्रोटॉन के बारे में पता था कि ये चीज़ होती है, ऐसी कुछ पॉजिटिव चीज़ थी, इसके नाम नहीं दिया गया था, ये चीज़ होती है। यानी कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो 4 होने चाहिए। तो चलो मास ठीक है, तो यदि ये इससे बना होता है, बट जो चार्ज यहाँ पे कितना हो गया, +4 हो गया, तो +4 में इसके ऊपर है कितना, +2। तो इन दो को कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इन दो को क्या करती हो, न्यूट्रल करती हो, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट था। अगर ये चीज़ सही है, प्राउड हाइपोथेसिस को यदि सही माना जाए, तो ये चीज़ होना लाजमी है कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इस अल्फा पार्टिकल्स के, जो इस +2 चार्ज को वो न्यूट्रल कर दे। तो इस हाइपोथेसिस को सही मानते हुए वो फिर क्या होता है, जो रदरफोर्ड है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिनमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन न्यूक्लियस है वो बना दिया, हाइड्रोजन न्यूक्लियस है वो बना दिया कि नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल के जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसके कारण एक न्यूक्लियर क्रिएट हो गया। तो इस न्यूक्लियर जब यहाँ से क्रिएट हो गया, तो यानी कि जो ये हाइपोथेसिस है वो सही हो गया। यहाँ पे रदरफोर्ड ने कहा कि हाँ, इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं प्राउड हाइपोथेसिस को प्रूव करता हूँ। तो इस हाइपोथेसिस को जब प्रूव किया गया तो ये चीज़ भी होना लाजमी है। तो यहाँ से जो कंसेप्ट निकल के आया वो कंसेप्ट दिया गया न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। किसके बारे में कंसेप्ट दिया गया कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स दिया गया। और हाँ, जो पार्टिकल बना था यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स और नाइट्रोजन की जो, तो ये पार्टिकल जो बना है इसे नाम दिया गया था प्रोटॉन, जो रदरफोर्ड ने ही दिया था, डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड नेम्ड बाय रदरफोर्ड ने ये चीज़ प्रूव कर दी हाँ कि प्राउड हाइपोथेसिस सही है। बट उसी सेम टाइम में एक साइंटिस्ट, मुजलिस साइंटिस्ट ने क्या किया था कि ये चीज़ प्रूव की थी जो कुछ एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हैवियर एटम्स होते हैं, वो क्या होता है, उनका जो मास होता है ना, ठीक है। तो मतलब क्या है कि रदरफोर्ड ने जो हाइपोथेसिस, जो प्राउड हाइपोथेसिस है उसको प्रूव कर दिया। रदरफोर्ड ने प्राउड हाइपोथेसिस प्रूव कर दिया। तो उसके बाद क्या था कि जस्ट सेम टाइम में मोस्टली नाम साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये चीज़ बता दी थी कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे एटम्स जो हैवियर एटम्स होते हैं, उनका मास क्या होता है, डबल होता है एज एक्सपेक्टेड, डबल दैट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम रेजिड्यू। ये चीज़ इन्होंने प्रूव की थी, डबल होता है जैसे, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने प्रूफ की थी। तो इस चीज़ को और इस चीज़ को ये भी इन्होंने प्रूव कर लिया और उन्होंने ये चीज़ भी प्रूव कर ली। तो फिर इसके बाद आके जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है वो वाला कंसेप्ट अराइज होता है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ होती है कि देयर इज समथिंग, एक ऐसा पार्टिकल होता है जो एटम्स, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उसे न्यूट्रलाइज करता है। तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि जैसे मान के चलो कि ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 चार्ज और 4 इसका मास है। तो यहाँ पे इसके पास जो 4 प्रोटॉन होने चाहिए पॉजिटिवली चार्ज, और प्लस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, जो इन दो को है वो न्यूट्रल कर देता है। और इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया
न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट है वो। अब इसके बाद क्या है, जब न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट आ गया, अब वैसे ही सिमिलरली जो गोल्ड एटम है जिसका प्लस गोल्ड न्यूक्लियस प्लस 79 उसका क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है, और जो 197 है वो इसका मास होता है। यानी कि क्या हो गया कि 79 प्लस 118 प्रोटॉन ये हो गए। तो गोल्ड न्यूक्लियस के अंदर क्या होने चाहिए कि 118 है वो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स होते हैं 118। तो ये सारी हाइपोथेसिस थी। फिर जाके कि काफ़ी लंबे टाइम तक चला, फिर जाके क्या हुआ, जो चैडविक है, ये सारी जो 1932 में चैडविक ने क्या दिया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया, और जो ये इसके बाद जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन वाली जो हाइपोथेसिस है वो नहीं रही। ठीक है, तो इन्होंने यह कहा एटम के अंदर प्रोटॉन के साथ जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा जितना मास होता है वो न्यूट्रॉन के कारण होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो लगभग सेम होता है। तो यहाँ से इसके बाद जो अपना न्यूक्लियस बनता है, तो न्यूक्लियस है वो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन वाली कोई भी चीज़ है, नहीं होती ऐसी चीज़। तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो न्यूट्रॉन है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और इसका जो मास है वो क्या होता है, सेम एज प्रोटॉन। तो ये इतना सारा सब कुछ है जो एटम्स की हिस्ट्री है, जो एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनके बारे में। इतना सब कुछ होने के बाद अब यहाँ जाके अपना जो न्यूक्लियस है वो फाइनलाइज हुआ कि हाँ, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का होता है। इतने सब के बाद जो अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करने के बाद हमारे पास एक चीज़ फाइनलाइज हुई है कि जो एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और हम अपनी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस न्यूक्लियस को है वो ही डिस्कस करेंगे कि एटम्स न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। इस चीज़ को हमने समझा, जाना कि किस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो निकल के आए बाहर, और अब हम इनका यूज करेंगे। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरीके से न्यूक्लियस से रिलेटेड है, क्या चीज़ें होती है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।